आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम हिंदी में महत्वपूर्ण एक टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, जिनसे कि शब्दों का नया निर्माण किया जाता है। ऐसी ट्रिक से हम ये बताएंगे कि आप इसे कभी भी नहीं भूल पाओगे और चुटकी बजाते ही याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। कई लोगों को यह लगता है कि यह बहुत आसान टॉपिक है, चलो इसे करके क्या फ़ायदा है, इसके तो हमें एग्जाम में वैसे आना है। लेकिन जितने जो आसान होते हैं हिंदी के शब्द उतने ही विकट होते हैं, तो हमारे एक एक नंबर की माइनस मार्किंग ना हो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत मजा आने वाला है, बहुत शॉर्ट में हम सीखने वाले हैं। आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम उपसर्ग के बारे में। उससे पहले कि हम उपसर्ग पढ़ें, कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं आपने कितना सीखा है और कितना आप क्लियर इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न कर सकते हो। तो जैसे एक प्रश्न मैंने यहाँ पर दिया है, प्रश्न है कि निम्न शब्दों में किस में उपसर्ग नहीं है। 4 शब्द ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे एक स्वागत है, दूसरा सुगम, तीसरा सुसज्जित और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह छांटना है कि इनमें से उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो क्या आपको इसका उत्तर समझ में आ गया, या नहीं भी आया तो इसका उत्तर हो जाएगा इन तीनों में सभी में उपसर्ग है और इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो इन तीनों में कैसे उपसर्ग है। जैसे स्वागत को हम लिखते हैं वर्ण विच्छेद करके सुधन आगत लिखते हैं, तो सुधन आगत करके इसमें सु उपसर्ग हो गया। सुगम में तो वैसे ही सु उपसर्ग हमें नजर आ रहा है। सुसज्जित में भी सु और सज्जित अलग अलग हो जाता है, तो सु उपसर्ग इन तीनों में दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना है। उपसर्ग विधि से नहीं बना है, इसका मतलब उसमें उपसर्ग नहीं है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। पहला है कुमाता, दूसरा है कुलीन, तीसरा कुपुत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका उत्तर हो सकता है, अंदाजा लगाइए। तो इसका सही उत्तर यदि आपको समझ में आ गया तो बेहतर है, नहीं आया तो इसका उत्तर है कुलीन। क्योंकि कु अगर हम अलग कर दें, लीन, लीन कोई शब्द नहीं होता है, लीन का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जबकि अगर हम देखें कुमाता, माता का कुमाता हो गया है, विलोम शब्द इसमें बन गया है। पुत्र का कुपुत्र हो गया है, क्योंकि इनके जो शब्द हैं उन शब्दों का अपना एक स्पेशल अर्थ होता ही है। यदि हम कुलीन शब्द को तोड़ें तो लीन का कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसका मतलब इसमें उपसर्ग नहीं है। तो ऐसे प्रकार के कंफ्यूजन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में यही चीज़ क्लियर करने वाले हैं कि कंफ्यूजन कैसे होगा, कैसे हमने क्लियर करना है। कुछ उदाहरण और देता हूं आपको, जैसे संकल्प, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा आप कमेंट बॉक्स में आकर बता भी सकते हैं, लेकिन इसमें होगा सम, सम उपसर्ग होगा और कल्प अलग हो जाएगा। जैसे सम्मेलन, इसमें भी सम उपसर्ग होगा। संयोग, समधन योग, संयोग। कपूत, कौ और सज्जन, सत, इसमें सत होगा, सतधन जन। इस प्रकार से हमें उपसर्ग छांटने आना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होगी। यदि आपको उपसर्ग से संबंधित कोई प्रश्न आता है, उससे पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। जैसे एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोग हमेशा दिमाग में रखे रखें कि सबसे पहले शब्दों को तोड़ना सीखें। जब हम शब्दों को तोड़ना सीखेंगे तभी जाकर के उसमें सही उपसर्ग हमें पता चलेगा। लेकिन शब्द तोड़ने का भी तरीका होता है। शब्द ऐसा नहीं टूटना चाहिए कि बीच में से 2 भाग कर दे और निरर्थक शब्द बना दिया। शब्द ऐसा होना चाहिए जो अर्थपूर्ण हो। एक चीज और इंपॉर्टेंट आप याद रखें कि किसी शब्द में से उपसर्ग और प्रत्यय को पृथक करते समय ध्यान देना होगा कि मूल शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए। यानी जिस शब्द में से हम उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग कर रहे हैं, वहां पर बचे हुए शब्द का अपना एक अर्थ होना चाहिए। निरर्थक यदि शब्द बन गया, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय हम छांट नहीं सकते हैं। तो इन 2 बातों को आप कंठस्थ दिमाग में याद रखें, तभी जाकर के आपके उपसर्ग और प्रत्यय वाले क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इतना सारी चीज ध्यान में रखने के बाद हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो उपसर्ग क्या होता है, प्रीफिक्सेस जिसको कहा जाता है। उपसर्ग को हम थोड़ा सा एक शॉर्ट मेथड में समझ जाएंगे। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनमें अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। यानी यदि उपसर्ग किसी शब्द के आगे से जुड़ गया, आदि से जुड़ गया, तो वह उस शब्द का जिसके साथ जुड़ता है उसका एक नया अर्थ प्रकट कर देता है। जैसे एग्जाम्पल है सुधन पुत्र। अब पुत्र का एक अपना ही अर्थ था, वो साधारण सा पुत्र उसका अर्थ था, लेकिन इसमें सु उपसर्ग जुड़ने से सुपुत्र हो गया, यानी बहुत अच्छा गुणदायी पुत्र। एक उपसर्ग जुड़ने से इसके कुछ अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए शब्दांश बनाने के लिए उपसर्ग और प्रत्ययों का उपयोग किया जाता है। अब उपसर्ग जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है।
एक शब्द इसमें होता है उप और दूसरा होता है सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, किसके समीप? दूसरे शब्द के समीप। और सर्ग का मतलब होता है सृष्ट करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बना लेना उपसर्ग कहलाता है। अर्थात कि उपसर्ग किसी शब्द के समीप आकर के जब उस शब्द से जुड़ जाता है तो नया अर्थ प्रकट करता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, सुधन पुत्र बराबर सुपुत्र हो गया है। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नवीन अर्थ वाला शब्द बनाता है या उसमें विशिष्टता लाता है। या तो नया अर्थ बनाएगा या उसमें विशिष्टता लाएगा, कुछ अन्य परिवर्तन कर देगा। जैसे एक उदाहरण है, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। अब यहाँ पर क्या था? एक तो उपसर्ग था अति और दूसरा क्या था? अधिक था। अधिक मूल शब्द है और उपसर्ग प्रत्यय है, तो अत्यधिक हो गया है, अति से भी बहुत ज़्यादा अधिक हो गया है। जैसे दूसरा है अनुधन चर, अनुचर। इस प्रकार के शब्दों का निर्माण उपसर्ग जोड़ने के बाद किया जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान क्या रखना है कि उपसर्ग शब्द से पहले जोड़े जाते हैं और उसके बाद उसमें शब्द जुड़ता है। एक इंपॉर्टेंट नोट आप हमेशा याद रखें, किसी शब्द में उपसर्ग जुड़ जाने से यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। यानी जब दो शब्द आपस में मिल जाएं उसके बाद उस शब्द को यौगिक कहते हैं। यौगिक का मतलब है योग हुआ शब्द, जुड़ा हुआ शब्द। जैसे यहाँ पर सुधन पुत्र सुपुत्र किया, तो सुपुत्र एक यौगिक शब्द है, जबकि पुत्र एक रूढ़ शब्द था। तो रूढ़ शब्द को यौगिक बनाने के लिए उपसर्ग और प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। हमेशा याद रखें, यौगिक शब्द बनते हैं। साथ ही साथ उपसर्ग जोड़ने से शब्द विलोम भी बनते हैं और पर्यायवाची भी बनते हैं। यानी जब हम कभी उपसर्ग किसी शब्द में जोड़ते हैं तो वह शब्द का विलोम बन जाता है और पर्यायवाची भी बन जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ से याद करते हुए चलते हैं कि किसी शब्द में उपसर्ग पृथक करने पर शेष मूल शब्द का सार्थक अर्थ प्रकट होना चाहिए। यदि किसी शब्द का सार्थक अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, निश्चित ही आपने उसमें उपसर्ग और प्रत्यय छाड़ने में त्रुटि कर दी है। तो कैसे? जैसे शब्द है परहित। अब परहित में हमने पर अलग कर दिया और हित को अलग कर दिया, वर्ण विन्यास कर दिए। हित का अपना एक अर्थ है, यानी किसी का हित करना, और परहित जोड़ दिया तो किसी दूसरे का हित करना परहित हो गया है। जैसे संतुष्ट, समधन तुष्ट। तुष्ट एक शब्द है जिसे तुष्टि का बोध होता है और इसमें सम जुड़ा तो संतुष्ट हो गया है। जैसे अगला है हम राह। हम राह में हमने हम और राह को अलग अलग किया, तो राह का भी एक अलग अर्थ होता है। इसमें जुड़े हुए ये जो आगे से उपसर्ग हैं, इनसे इनके अर्थ में विशिष्टता आ गई है। तो इतनी सारी चीज़ आप इसमें से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में उपसर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ उपसर्ग के चमत्कार आप देखिए, उपसर्ग से कितने जबरदस्त चमत्कार होते हैं, बड़ा आनंदित चमत्कार होते हैं। जैसे दो प्रकार के चमत्कार हम देख लेंगे। एक है हार शब्द, और हार शब्द जिसका अर्थ होता है पराजय। हार का मतलब होता है सीधे से पराजय। अब उपसर्ग जुड़ जाने से इसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाता है आप देखिए, कमाल, बहुत ही जबरदस्त चमत्कार है। जैसे प्रदन हार, और इसमें हार ही जुड़ा हुआ है, जिस हार का मतलब होता है पराजय, और उसमें प्र उपसर्ग हमने जोड़ दिया और हो गया प्रहार। अब प्रहार का अर्थ क्या हो जाता है? आघात करना या चोट करना, किसी को चोट पहुंचाना। जबकि हार का मतलब पराजय था और इसमें केवल एक प्र जुड़ने से प्रहार बन गया है। दूसरा है आहार, यानी आधन हार, और वही हार, हार का मतलब पराजय था लेकिन आ उपसर्ग जुड़ने से आहार हो गया और उसका अर्थ हो जाता भोजन। जबकि संहार और समधन हार से संहार बना, और संहार का मतलब हो जाए विनाश करना। जबकि विधन हार विहार, विहार का मतलब घूमने वाला स्थल या घूमना। इस प्रकार से एक हार शब्द में हमने देखा कि आगे से जब हमने कई प्रकार के उपसर्ग जोड़े तो उसने अर्थ का बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया, नए अर्थ बना दिए, शब्दों का नया मतलब बना दिया है। ये कमाल होता है, ये चमत्कार होता है उपसर्ग का। अब दूसरा चमत्कार देखिए, योग का अर्थ होता है मिलाप। योग मतलब होता है मिलाप, उस पर उपसर्ग जुड़ने से क्या क्या बनता है, देखो कमाल कैसे होता है। योग का अर्थ तो हो गया सिंपल सा मिलाप हो गया है। अब इसमें हम कुछ उपसर्ग जोड़ देते हैं, जैसे सहधन योग, सहयोग। अब मिलाप का अर्थ कहाँ गया? सहयोग में गया है, सह जुड़ने से। और उपसर्ग जोड़ा हमने नियोग, नियोग हो गया है। विधन योग, वियोग हो गया है। सुधन योग, सुयोग। अब एक योग का अर्थ मिलाप हो रहा था, इसमें हमने
कई उपसर्ग जोड़े और उनका अर्थ बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया। ये होता है चमत्कार उपसर्ग का। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं। कई बार इनके मिलने से विलोम शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि योग का अर्थ मिलाप था और योग में हमने नियोग जोड़ा, तो नियोग का अर्थ जहाँ मिलाप नहीं होता है नियोग। विलोम भी बनते हैं, पर्यायवाची भी बनते हैं और इस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण उपसर्ग से किया जाता है। अतः क्या है कि फाइनली हम एक बात याद रखें कि उपसर्ग से ऐसे शब्द रचना किए जाते हैं जिनका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। सही बात है। यहाँ पर हमने देखा कि उपसर्ग जब आगे से जोड़ा तो शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हो गए हैं। अब कुछ चीज़ें और आप यहाँ पर याद रखें कि किन्हीं शब्दों में उपसर्ग जुड़ जाने से विपरीतार्थ शब्द भी बन जाते हैं। विपरीतार्थ का मतलब विलोम शब्द बन जाते हैं, जिसकी मैं कब से चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक शब्द था व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है कि कहीं व्यवस्था करना। अब क्या हो गया, उसमें अ उपसर्ग जुड़ गया है। अ उपसर्ग जुड़ने से अव्यवस्था बन गया है। व्यवस्था का विलोम अव्यवस्था बन गया है। ऐसे कई प्रकार के शब्द होते हैं। तो यह हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से करें, यह उपसर्ग हमें सिखाता है। हिंदी भाषा को एक संश्लिष्ट भाषा और शुद्ध भाषा बनाने के लिए उपसर्ग का उपयोग हमें करना ही होगा। इसीलिए हिंदी में उपसर्ग हमें पूछे जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर कुछ याद रखने हेतु कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे हम दिमाग में हमेशा रखें ताकि हम एग्जाम में आए हो किसी भी प्रश्न को गलत ना करें। जैसे हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग भिन्न भिन्न भाषाओं से लिए जाते हैं, क्योंकि हिंदी के ही तो सारे उपसर्ग नहीं हो सकते, तो हम भिन्न भिन्न भाषाओं से भी उपसर्ग ले लेते हैं। जैसे सबसे प्राचीन भाषा तो भाई संस्कृत ही है, तो संस्कृत से लिए गए उपसर्गों की संख्या 22 है। 22 प्रकार के उपसर्ग हिंदी में उपयोग किए जाते हैं संस्कृत से। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर है, हालांकि साढ़े 22 नहीं है। जैसे अति, अधि, अनु, आ, उत, दुर, निर आदि। जैसे अति का मतलब होता है अति संयोक्ति, अति शीघ्र, अधिका, अधिकरण, अधिग्रहण, इस प्रकार से बनते हैं। आगे से उपसर्ग जुड़ा होगा, पीछे से शब्द जुड़े होंगे। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले जो केवल हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं वह होते हैं 13। कुछ होते हैं आगत उपसर्ग, जैसे उर्दू और फारसी की, ये आगत है, विदेशी भाषा से आया हुआ है। 19 उपसर्ग हो जाते हैं। और एक अंग्रेजी के भी उपसर्ग हम अब इस्तेमाल करने लग गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। ऐसे सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, वाइस सराय, जनरल, इस प्रकार के चीफ, हेड, हेड मास्टर, ये इस प्रकार के शब्द भी हम उपसर्ग में उपयोग करते हैं। और जैसे उर्दू और फारसी के अल, अलमारी, कम है, कम वक्त, खुश है, खुशनुमा, गैर, गैर हाजिरी, इस प्रकार के कई उपसर्ग आते हैं। 19 उपसर्ग इसके हैं। और बाकी कुछ और होते हैं, जैसे उपसर्ग के समान प्रयुक्त संस्कृत के कुछ अव्यय होते हैं। और यहाँ पर एक शब्द आया है अव्यय। अव्यय का मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम किसी भी प्रकार से खंडित नहीं कर सकते हैं, यानी जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे शब्द उपसर्ग का भी काम करते हैं और ये होते हैं संस्कृत के। जैसे अधः, अधःपतन, अंतः, अंतःकरण, चिर, चिरायु, सम, सत, परा, श, पुरा, श, इस प्रकार के शब्द होते हैं। ये हैं हमारे सभी उपसर्ग। अब आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। यह कई बार पूछा गया है कि संस्कृत के कितने उपसर्ग यूज करते हैं। हिंदी के कितने? 13, संस्कृत के 22, उर्दू फारसी के 19। अंग्रेजी की ऐसे कोई संख्या नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी के भी उपसर्ग उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये थे हमारे उपसर्गों की लिस्ट। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करके हुए चलें। अब हम यहाँ पर करते हैं कुछ प्रैक्टिस। अभी तक हमने उपसर्ग पढ़ा और उपसर्ग के बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट कर लें, यानी कुछ प्रश्नों को हल कर लें, ताकि हमें यह लगे कि हाँ यार हमने जो पढ़ा है का रिजल्ट आ रहा है या नहीं, या हम कितना समझे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसे होती है एग्जाम में। पहला है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है संस, बी है सम, सी है सन और चौथा है सम्स। तो देखने में तो डायरेक्ट ही इसमें सीधा पता चल रहा है। तो सम उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है, संस्कार हो गया है, सम धन कार संस्कार। दूसरा है अतीव शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग है। अतीव बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग हो सकता है। क्या अपी होगा, अति, अधि या अति। अब अति भी दो प्रकार के हैं, कौन सा हो सकता है। तो छोटा वाला अति होगा, अति धन इव, अतीव हो गया है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग कौन सा होगा? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? प्रति या प्रत्यु या प्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होना चाहिए प्रति। प्रतिधन उत्पन्नमति से ही प्रत्युत्पन्नमति बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। अवनत क्या होगा? क्या इसमें अवन उपसर्ग होगा, नत होगा, अ होगा या अव होगा? क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अव, क्योंकि नत एक प्रकार का अलग शब्द बनता है, तो इसमें अव उपसर्ग है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरोहित, क्या इसमें पुर उपसर्ग होगा या पुरा होगा, पुरह या पुरस? कई लोग इसका सिर्फ पुरा मार देंगे या पुर मार सकते हैं। भाई हम लोगों की आदत क्या होती है, हम प्रश्न को पूरा पढ़े बगैर ही डायरेक्ट तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें। इसका सही उत्तर हो जाना है पुरह। धन हित पुरोहित, इस प्रकार से इसका शब्द बनता है। अगले कुछ और प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे कि स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अब यहाँ विलोम बनाने के लिए भी पूछता है, कैसे हम किसका प्रयोग करेंगे? स्पृश्य शब्द में विलोम बनाना है इसको, तो क्या होगा? कुस्पृश्य होगा? नहीं, कुस्पृश्य नहीं होगा। अनुस्पृश्य होगा? नहीं। निस्पृश्य होगा? नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्पृश्य। स्पृश्य एक शब्द था और इसका यदि हम इसमें अ उपसर्ग जोड़ दें तो अस्पृश्य हो जाता है। विलोम शब्द बनाना, देखो क्या कमाल की चीजें हैं। अगला है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? जुल्म का मतलब है उसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। यदि आचार में एक उपसर्ग हम जोड़ें तो उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, यानी अत्याचार हो जाता है। देखो कैसे, आचार के साथ हम निर जोड़ेंगे, निराचार? नहीं, ये नहीं हो सकता। दुराचार, ये भी इतना भी सही नहीं है, दुराचार भी होता है लेकिन नहीं। अनाचार, नहीं, अत्याचार हो जाएगा। और यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अतिधन आचार अत्याचार। तो अत्याचार का मतलब बिल्कुल जुल्म हो जा रहा है। तो ऐसे शब्दों में उपसर्ग कमाल कर देते हैं, इस प्रकार से हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, दुकाल। दुकाल, दुकान नहीं है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? अब ये भी पूछता है कि कौन सी भाषा का उपसर्ग है। क्या दुकाल में फारसी भाषा का उपसर्ग है? नहीं। हिंदी भाषा का हो सकता है, या अरबी या उर्दू, कौन सी भाषा का इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो इसका सही होता है दू धन काल। ये तो मैंने विच्छेद कर दिया है। अब ये दू कौन सी भाषा का होगा? तो दू है हमारी हिंदी भाषा का। याद रखें ये शब्द, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, दुकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अब प्रश्न है नहीं लगा है। पहले प्रश्न को पूरा पढ़िए, कई बार हम बिना पढ़े डायरेक्ट तुक्का मार देते हैं, गलत होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है अभेद, ऑप्शन नंबर बी अकथ, ऑप्शन नंबर सी अनुज और ऑप्शन नंबर डी अचूक। इन चारों शब्दों में से आपको ढूंढना है किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है। क्या अभेद में होगा? नहीं। अ और भेद अलग अलग हो रहा है, भेद का भी अपना एक अर्थ होता है। अकथ, कथ का भी होता है। अचूक, चूक का भी होता है। अनुज, इस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। देखो सबके सब में 3-3 अक्षर हैं और पहचानना कितना कठिन है, और इसके बाद हमें पहचानना है कैसे। तो मैंने पहले बताया था, जब हम उपसर्ग या प्रत्यय को अलग अलग पृथक करते हैं शब्द से, तो जो शब्द बचता है उस शब्द का अपना एक अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुज में नुज का कोई अर्थ ही नहीं हो रहा। नुज क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, इसीलिए इसमें उपसर्ग अ नहीं था। अंतिम प्रश्न है आज का प्रैक्टिस सेट का, जैसे 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? 19। अब आप कहीं यहाँ पर उत धन नीस तो नहीं सोच रहे हैं, या उन धन नीस तो नहीं सोच रहे, क्या सोच रहे हैं? उत पहला ऑप्शन, दूसरा उत हलंत के साथ, तीसरा उन और चौथा है उन। क्या हो सकता है? बड़ा डाउटफुल है। अगर ये किसी एग्जाम में आ गया, मुझे लगता है कि 60% लोग इसको गलत करके आएंगे। जिन्हें अगर उपसर्ग की जानकारी नहीं है तो गलत हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन धन नीस, 19। अब आप कहेंगे इसमें उत क्यों नहीं हुआ? तो कहीं कहीं 9 वाला नियम भी काम करता है। संधि बताई थी, संधि में यही सारा कुछ होता था। तो ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ उपसर्गों की वीडियो। बहुत खास वीडियो थी। आप इसे एक बार अगर समझ में नहीं आते हैं तो बार बार देखिए। बार बार देखने से आपको
क्लियर हो जाएगा। बाकी इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और आगे इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसी की दूसरी सीरीज प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। हमारा प्रयास होता है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।